चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे आज हम। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मेरे को फटाफट से ना एक लाइन में बता दो, डेप्रिसिएशन क्या होता है और अमोर्टाइजेशन क्या होता है। जल्दी जल्दी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपको बताया। डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है। ठीक है। राइटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज डेप्रिसिएशन। ठीक है। राइटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है। दूसरी चीज बताओ मेरे को, रीजन क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। आपको क्यों एसेट लगता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू टीयर एंड वियर एंड टीयर। ठीक है। वियर एंड टीयर के कारण। और रीजंस बताओ जल्दी सी, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है। पता चल सके आज की वैल्यू कितनी है एसेट की, बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। और आपको क्या लगता है एसेट की वैल्यू डिक्लाइन क्यों होती है। लॉस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीनरी, पुरानी टेक्नोलॉजी, यस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। यूज के कारण हो सकता है। अगर कोई एसेट हमने सिर्फ परचेज करके रख लिया, यूज नहीं कर रहे, 2 साल से हमारे पास रखा हुआ है, डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा। यस और नो। यस। इट्स कॉल्ड एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब कि टाइम पीरियड के कारण रखे रखे भी चीज डेप्रिशिएट होती है। तो ये रीजन है आपके डेप्रिसिएशन के। राइट। एक बार फटाफट से रीड करते हैं। पीपी दैट इज फिक्स्ड एसेट्स आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर टेंजिबल मतलब जो फिजिकली अवेलेबल होती है हमारे पास, हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो आप वो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, या रेंटल टू अदर्स के लिए यूज कर रहे हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मोर देन 12 मंथ्स क्यों, अगर विद इन 12 मंथ्स एसेट यूज हो गया तो क्या वो फिक्स्ड एसेट है, क्या हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यस और नो, अगर विद इन 12 मंथ्स कोई एसेट यूज हो रहा है तो नो। तो हमारा एसेट जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज होता है वही हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट है, और उसी पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन, पीपी का इनिशियल रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स का इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पे होता है, परचेज प्राइस या एक्विजिशन कॉस्ट पे। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि ना, वंशिका ने एक मशीन परचेज करी, मशीन परचेज करी ₹5 लाख की। बताओ मशीन परचेज की एंट्री क्या करेंगे। मशीनरी परचेज करी, मशीनरी डेबिट टू कैश, करेक्ट। मशीनरी टू कैश, कितना अमाउंट लिखूंगी मैं, 5 लाख, करेक्ट। क्या आपने यहाँ पे ऐसा सोचा माइंड में कि उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी, किसी और से ले लेते तो कितनी मिल जाती, ऐसा तो कुछ माइंड में नहीं आया। हमने डायरेक्टली क्या देखा, उसने 5 लाख की परचेज करी है, 5 लाख पे एंट्री कर दी। तो हम हमेशा इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉग्निशन हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे। ठीक है। बाकी ये सारी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम कब से लगाते हैं, एसेट जब आपका रेडी टू यूज होता है तब से, या फिर एसेट पुट टू यूज होता है तब से। बताओ डेप्रिसिएशन कब से लगता है, रेडी टू यूज या पुट टू यूज। रेडी टू यूज से, वेरी गुड साक्षी। रेडी टू यूज से आपका एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। अगर सपोज आपने एसेट परचेज करा 1 अप्रैल 2022 को, अब चाहे आप उसको यूज करना कभी भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो इस दिन पे रेडी है तो यही से आपका डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आ गया कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो अभी, परचेज प्राइस ये सब थ्योरी है। मेथड्स पे आ जाओ। आपको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से मेथड्स पता है, इस चैप्टर में हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, और आपने बोला एसएलएम बेसिस होता है, डब्ल्यूटीपी होता है,
जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हैं। SLM, सम ऑफ ईयर परचेज, राइट वंशिका। और बताओ, बहुत सारे मेथड्स है इस चैप्टर में। बताओ जी। भूल गए? याद दिलाओ, गई मम्मी को बोलो बादाम खिलाए। प्रोडक्शन मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और सम ऑफ ईयर हो गया। और बताओ। सम ऑफ डिजिट, ठीक है। मशीन आर मेथड सुना है? डिप्लीशन सुना है? यस। और और कोई मेथड बचे? मेनली हमें ये दो मेथड्स पढ़ने हैं, और ये आपके से मिसलेनियस मेथड्स हैं। ठीक है, ये मान लो 70 to 80% चैप्टर आपका इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और इन पे आपका एक दो क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपकी SLM और WDV पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। डिफरेंस बताओ, SLM, WDV, दोनों में डिफरेंस क्या है? SLM ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, ठीक है वंशिका। और SLM में सेम डेप्रिसिएशन इन एवरी ईयर, एंड WDV में बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू पे। ठीक है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि SLM में तो इक्वल डेप्रिसिएशन लगता जाता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, और WDV पे रिड्यूसिंग लगता है। स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा होगा और लेटर ईयर्स में कम कम होता जाएगा, आपका WDV पर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर उसने बोला डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट SLM है या WDV? डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट SLM और WDV? SLM। ठीक है, रीड कर लो इसको। स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये सबको फॉर्मूला आता पता है? कॉस्ट ऑफ एसेट आपको गिवन होगी, स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या होता है? आपकी रिलाइजेबल वैल्यू, लास्ट में जो होती है रेजिडुअल वैल्यू, ये सब आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है। कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस। अच्छा, अगर मेरे को बताओ इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी आपकी मशीनरी पे कोई, तो परचेज प्राइस में ऐड होगी या नहीं होगी? इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगी, इंस्टॉलेशन या इरेक्शन की कॉस्ट ऐड होगी। कोई फ्रेट लगा है, ऐड होगा या नहीं होगा? कैरेज, यस तेजस, कैरेज आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपकी आ जाएंगी कॉस्ट में, उसमें से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दो, डिवाइड बाय यूज कर दो, राइट। ये आपका डेप्रिसिएशन का रेट निकालने का तरीका होता है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। अंडर SLM it is assumed that particular tangible asset generate equal utility during its lifetime। हम इक्वल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमें हर साल इक्वल इक्वल बेनिफिट्स आएंगे, इक्वल इक्वल हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। For example, if asset was purchased on March 1, 2022, and enterprise prepares financial statements for the year ending March 31, 2022, बताओ कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 मार्च को परचेज करा, 31 मार्च तक चाहिए। आंसर लोड कर आंसर 1 मंथ, ठीक है। श्योर यार, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी क्लास आप अटेंटिवली करो अटेंड। 1 मंथ, ठीक है। For example, a machinery is purchased for rupees 1,10,000. The residual value is estimated at rupees 10,000. It is estimated that machinery will work for 5 years. बताओ कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसमें हम?
कॉस्ट 110, स्क्रैप वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 5 years। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? 1,10,000 माइनस 1,00,000 डिवाइड बाय 5। करेक्ट, 20,000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 5। यस साक्षी, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू। ध्यान से सुनना, ये आपका एक ट्रू फॉल्स है स्टडी मटेरियल में, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट लगता है, दैट इज SLM, ठीक है। और जिसमें फिक्स्ड रेट लगता है, दैट इज WDV। रेट गिवन होता है ना आपको, 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रेट तो सेम ही है, बस बैलेंस चेंज होता जाएगा वो। तो फिक्स्ड रेट WDV, फिक्स्ड अमाउंट SLM। करेक्ट, याद रहेगा। ट्रू फॉल्स है ये आपका, 2 मार्क्स आ सकते हैं इससे आपके। This method is commonly used for plant fixtures, etc. Under this method, value of asset can never be completely extinguished। क्या हम कभी भी WDV में जीरो वैल्यू करते हैं? नहीं करते, कुछ ना कुछ परसेंटेज लगता रहेगा। This method is based on the assumption that cost of repairs will increase as the asset gets old. Therefore, depreciation in earlier years should be high. Repairs cost is expected to be low। मतलब एक चीज बताओ, आप कोई नया नया एसेट खरीदते हो, क्या वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिपेयर्स मांगता है? स्टार्टिंग में तो अच्छा चलता है, तो हम कहते हैं इनिशियली हम डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा देंगे। लेटर ऑन जब एसेट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, रिपेयर्स का एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम कर देंगे, जिसके कारण P&L पे आपका ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट रहता है, ठीक है। इसलिए हम WDV मेथड लगाते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं WDV का। For example, a machinery is purchased for rupees 1 lakh. Rate of depreciation is charged on WDV basis 10%। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। WDV कितनी बचेगी? 90,000। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? WDV के अकॉर्डिंग 90,000 पे लगेगा, तो 90,000 इंटू 10%, यस 9,000। फिर नेक्स्ट ईयर आपकी 81,000 बच गई। अब किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ? नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा? 81 पे, यस 81,000 इंटू 10%, 100। क्लियर यहां तक? ये दोनों मेथड्स एकदम सिंपली सबको पता है। एक और चीज बताओ मेरे को, हम ना कुछ बेसिक बेसिक चीजें अभी स्टार्टिंग में सीख लेंगे, आपके फिर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ग्रॉस मेथड, नेट मेथड, दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बताइए जी। ग्रॉस मेथड, नेट मेथड। नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड, किस में से इंक्लूड या एक्सक्लूड की बात करो वंशिका? ग्रॉस में इंक्लूड किस में होगा? किस चीज की वैल्यू में इंक्लूडेड रहेगा वो? एसेट की वैल्यू में, करेक्ट। नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है। नहीं रिया, डेप्रिसिएशन तो दोनों में होता है, हम एसेट में से लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस पर इफेक्ट आता है, ठीक है। आप लोग मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री बताओ। नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, ग्रॉस में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, नेट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी करते हैं, ये नेट में करेंगे या ग्रॉस में करेंगे? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नेट में करेंगे, राइट वंशिका। नेट का मतलब होता है कि आपका एसेट रिड्यूस होगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये पॉइंट आपके क्वेश्चंस में यूज होता है। कभी कभी वो आपको बोलेगा कि ग्रॉस मेथड से करना है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रॉस कौन सा है, नेट कौन सा है। आपने एंट्री बोली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर हम एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? नेट मेथड। अब यहाँ पे भी ग्रॉस में भी डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गई, एसेट की वैल्यू तो कम हो ही रही है, क्रेडिट क्या करूं ग्रॉस मेथड में? जल्दी से बताओ। ग्रॉस में मशीनरी टू डेप्रिसिएशन, नहीं नहीं नहीं, मशीनरी टू डेप्रिसिएशन तो आपने पता है क्या कर दिया वंशिका? मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज कर दी, डेप्रिसिएशन से इंक्रीज थोड़ी होती है। P&L तो करेंगे साक्षी, राइट ऑफ की बात नहीं कर रही। यहाँ पे हम इसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन
फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? नेट मेथड में हमने एसेट में से लेस कर दिया, बट ग्रॉस में हम एसेट में से लेस नहीं करते, हम एक सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस डेप्रिसिएशन का एक हमारा एक्सपेंस है, राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ। एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या एंट्री होगी? जल्दी से बताओ। एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहे हैं, P&L टू डेप्रिसिएशन, परफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग बात ये है, ग्रॉस मेथड हो चाहे नेट मेथड हो, ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है ना, तो P&L से तो हम चार्ज करेंगे। डिफरेंस सिर्फ किस चीज में आया कि हम उसको एसेट में से लेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो नेट मेथड में हम एसेट में से लेस करते हैं, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन शो करते हैं, ग्रॉस में हम एसेट में से लेस नहीं करते। नेट में हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन टू एसेट। और प्रोविजन हम इसलिए दिखाते हैं, अभी रीजन बताती हूँ। यहाँ पे आया डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। मेरे को ना एक चीज बताना, सपोज वंशिका ने ना मशीनरी खरीदी 50 लाख रुपीस की, ठीक है, और तेजस ने भी मशीनरी खरीदी 50 लाख रुपीस की। दोनों ने 50 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज करी है। डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो एट द रेट 10%। क्लियर? वंशिका फॉलो करती है नेट मेथड, तेजस फॉलो करता है ग्रॉस मेथड। वंशिका की बुक्स में क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी वंशिका की बुक्स में नेट मेथड के अकॉर्डिंग? मशीनरी टू डेप्रिसिएशन नहीं, वंशिका आप ना अपोजिट एंट्री कर रहे हो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होती है। ठीक है, तो वंशिका की बुक्स में एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। कितना? 5 लाख रुपीस। तेजस की बुक्स में क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख, 5 लाख। यहां तक नॉर्मल चीज है। अब क्वेश्चन आता है, वंशिका की बुक्स में एसेट की WDV कितनी बच रही है? 5 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वंशिका के बुक्स में एसेट की WDV कितनी बची? 45 लाख। ठीक है, और तेजस की बुक्स में WDV कितनी बची? 50 लाख। वेरी गुड, क्योंकि हमने एसेट तो रिड्यूस करा ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ ना, क्रिश है, एक इन्वेस्टर है, उसको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना था। वो जाके दोनों की, वंशिका की भी बैलेंस शीट देख रहा है, तेजस की भी बैलेंस शीट देख रहा है। उसको फाइनेंशियल पोजीशन किसकी बेटर लगेगी? अगर वो एसेट साइड देख रहा है तो उसको किसके एसेट्स बेटर लग रहे होंगे? तेजस के, ऑब्वियसली। उसको दिखेगा इसके पास 50 लाख के एसेट है और वंशिका के पास 45 लाख के एसेट है, तो हमें क्या लग रहा है? तेजस के पास ज्यादा एसेट है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्या एक्चुअल में तेजस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है? नहीं है। नहीं है ना, हमने तो सिर्फ क्या करा, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दिखाया। तो अगर हमें एसेट की ग्रॉस अमाउंट दिखानी होती है, हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स है, उनको पता रहे कि हमारे पास ग्रॉस कितने एसेट्स है, तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? ग्रॉस मेथड। हम कह रहे हैं डेप्रिसिएशन है ना, हम किस लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? कि फ्यूचर में कभी हमें एसेट रिप्लेस करना होगा तो हमारे पास एक अलग से प्रॉफिट, एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए, फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, तो हम ग्रॉस मेथड के थ्रू एक प्रोविजन बना के रख देते हैं। ठीक है, और एसेट हमारा कॉस्ट में शो होता है। अगर ग्रॉस वैल्यू दिखानी है तो प्रोविजन से चार्ज करते हैं, हाँ प्रोविजन बनाते रहते हैं, चार्ज नहीं कर रहे, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? बताओ फटाफट। क्रेडिट बैलेंस होता है, और हम क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब हम प्रोविजन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज वर्ड पता है कब लिखते हैं हम? कि हम प्रोविजन को डेबिट कर रहे होते हैं, या हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर?
यस और नो, सब फटाफट से बताओ, यस और नो, क्लियर है या नहीं है? क्लियर वंशिका, डन। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक अकाउंट देखना है हमें, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कभी सुना है इसका नाम? क्या होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट? क्या होता है? क्यों बनाते हैं? पर्पस क्या होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट का? सेल की ट्रांजेक्शन जो सेल होती है इस अकाउंट में जाती है, करेक्ट। जो भी आप सेल ऑफ एसेट करते हो ना, वो आप डाल देते हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एसेट की डब्ल्यूडीवी इसमें जाती है, सेल के बाद हम एसेट अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते, करेक्ट। हम यहाँ पे डब्ल्यूडीवी डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डालते हैं, सेलिंग प्राइस डालते हैं। ठीक है, एसेट की डब्ल्यूडीवी इसमें डाल देंगे, सेलिंग प्राइस डाल देंगे। अब सेलिंग प्राइस सपोज किसी एसेट का है 8 लाख रुपीज, डब्ल्यूडीवी थी 6 लाख रुपीज, तो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट कितना है इस केस में? 8 लाख की एसेट, 6 लाख की एसेट 8 लाख में सेल करिए, 2 लाख का आ गया आपका प्रॉफिट। तो ये तीन चीजें आपकी जाती है डिस्पोजल अकाउंट में, करेक्ट। अब ये अकाउंट आपको सिर्फ तब बनाना होता है जब क्वेश्चन बोल रहा है, अदरवाइज हम सारी एंट्री मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट में कर देते हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, तो आप मशीनरी के अकाउंट से उठा के जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालना, और सेल परचेज की एंट्री वहां पे कर देना, सेल की एंट्री, सेल और उसके प्रॉफिट की एंट्री। क्लियर? रीड करो इसको। ग्रॉस मेथड बोलते हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ करने की एंट्री पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। नेट मेथड बोलते हैं डेप्रिसिएशन टू एसेट, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रॉस मेथड accumulated depreciation on assets sold shall be transferred to asset account। जिस दिन हम एसेट सेल करते हैं उस दिन हमें उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई एसेट है, उसके रिगार्डिंग आपने प्रोविजन बना रखा डेप्रिसिएशन का, एसेट ही सेल कर दिया, तो क्या आप वो प्रोविजन दिखाओगे? आप राइट ऑफ कर दोगे ना उसको, यस और नो? यस। तो ये वही बात कर रहा है कि अगर ग्रॉस मेथड आप फॉलो कर रहे हो, अलग से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रखा था, तो जिस दिन एसेट सेल करा उस दिन वो डेप्रिसिएशन भी हटा दोगे। ठीक है, ये मान लो आपका ना मेजॉरिटी चैप्टर यही था, इसके मेनली आपको करने क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। इलस्ट्रेशन करते हैं। आप आ जाओ, एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, a firm purchased on 1st January 2020 certain machinery for rupees 5,82,000 and spent rupees 18,000 on its erection। कब परचेज करी आपने? 1 जनवरी 2020। पहली बात तो ना, जो डिप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन है, डेट्स बहुत अच्छे से देखनी है। आपने कब परचेज करी है, कब सेल्स हो रही है, कब आपका कुछ भी राइट डाउन राइट ऑफ हो रहा है, आपको डेट्स अच्छे से देखनी है, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा। क्लियर? आपने देखा 1 जनवरी 2020 को परचेज करी, ऑन July 1, 2020 another machinery for rupees 2 lakh was acquired। On 1st July 2021, the machinery purchased on 1st January 20, ये वाली machinery, having become obsolete, was auctioned for 386, and on the same date, fresh machinery was purchased at a cost of rupees 4 lakh। Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on WDV। WDV बेसिस पे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट बनाना है। बताओ, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आता है आप लोगों को? कोई भी अकाउंट बनता है टी फॉर्म में, क्या फॉर्मेट रहता है उसका? सबसे पहले आप लिख दो मशीनरी अकाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बताओ जी,
कौन बताएगा? फर्स्ट एंट्री क्या करूं मैं और कौन सी डेट पे करूं? मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें। 1 जनवरी 20, ठीक है। एंट्री क्या होगी? मशीनरी टू बैंक। अमाउंट बताओ वंशिका। कितने अमाउंट से एंट्री करूं? 6 लाख। 6 लाख कैसे आया? 5,82,000 प्लस 18,000 उसी के इरेक्शन से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, ऐड हो जाएगा। तो मशीनरी टू बैंक आप लोग कह रहे हो 6 लाख की एंट्री कर देंगे। 1 जनवरी 2020 को। January 1 टू बैंक। पोस्ट 5,82,000। मैम अलग अलग दिखानी है एक साथ अमाउंट? अलग अलग दिखा दो, बेटर है। इनर कॉलम में से आप दिखा दो। इरेक्शन 18,000। तो ये अमाउंट कितना आ गया आपका? 6 लाख। नेक्स्ट एंट्री बताओ। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? परचेजेस की एंट्री होगी। कौन सी डेट पे क्या एंट्री और किस अमाउंट की होगी? 1 जुलाई 2020 टू बैंक। 2 लाख, यस। ये जुलाई 20 को आपने परचेजेस करी है 2 लाख रुपीज की। एंट्री कर दो। 1 जनवरी को नहीं, ये होगी 1 जुलाई को वंशिका। 1 जुलाई मशीनरी टू बैंक। July 1 टू बैंक 2 लाख। डन है। नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या करूं? सोच के बताना ध्यान से। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर, राइट साक्षी। क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अमाउंट बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10% WDV बोल रहे हैं। 31 दिसंबर को कितना डेप्रिसिएशन लगा? साक्षी बोल रहे 60,000। और बताओ। ऑफ मशीन 1, ठीक है। दो मशीन थी आपके पास। एक 1 जनवरी 20 वाली 6 लाख रुपीज की, और एक 1 जुलाई 20 वाली 2 लाख रुपीज की। इस पे तो लगेगा आपका 10%। कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि January to December थी। तो आपका आ जाएगा 60,000। ये वाली मशीनरी पे भी लगेगा तो 10%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए लगेगा? 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि जुलाई में परचेज करिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6/12। तो ये आ गया आपका 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन इज 70,000। डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 2020 December 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। 70,000। और ये आपको ना डायरेक्ट अमाउंट्स नहीं लिखने, हमेशा नोट बना के लिखना। मतलब अगर आप सीए लेवल का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। आपने बना दिया नोट 1। ये क्लियर नहीं हो मैम एक बार प्लीज? हाँ जी वंशिश का ना नोट बनाते हुए भी देखना। यहाँ पे आप जब अकाउंट बनाओ तो ऐसे स्पेस छोड़ दिया करो थोड़ा, और यहाँ पे आप लिखोगे अपना नोट 1। ठीक है। नोट 1 किस चीज का है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2020। आपको 31 दिसंबर 2020 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। आपने सबसे पहले एक मशीनरी परचेज करी थी 6 लाख रुपीज की 1 जनवरी को, और डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। तो आपका आ जाएगा 6 लाख इंटू 10% इंटू 12/12। ये 12/12 क्यों करा? क्योंकि जनवरी से लेके दिसंबर तक मशीन आपके पास थी। ये आ गया आपका 60,000 रुपीज। फिर आपने सेकेंड मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपीज की। 10% का रेट लगेगा, लेकिन यहाँ पे मंथ्स ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन सही है गलत डिसाइड हो जाएगा। आपने मशीनरी जुलाई में परचेज करी है ये वाली, तो आपका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी हमने देखा था एसेट रेडी टू यूज होते हैं ना, तब से डेप्रिसिएशन लगता है। जुलाई से पहले तो एसेट ही नहीं थी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा इंटू 6/12। 10,000। ये आ गया आपका 70,000। वंश क्लियर हुआ?
मैम तो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें M1 और M2 डिनोट करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं वंशिका, आपको बहुत इजी हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना बचा? वाई बैलेंस कैरिड ऑन। बताओ कितना बैलेंस बचा? 540 कैसे आया साक्षी? हाँ आप दोनों का अलग अलग बता रहे हो तो टोटल आपका आ जाएगा 7,30,000। ठीक है ठीक है माशी, आपका आ गया 7,30,000। ये हम कैसे निकाल रहे हैं? 6 लाख माइनस 60,000 प्लस कितना था, 2 लाख माइनस 10,000। क्लियर? इस बैलेंस को कर लो ब्रॉट फॉरवर्ड। 2021 January 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है आपका? 7,30,000। नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या करूं? फटाफट से बताओ नेक्स्ट एंट्री। July 21, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे? 1 July 2021 को बताओ क्या ट्रांजेक्शन हो रही है? सबसे पहले हम एक मशीनरी को ऑक्शन कर रहे हैं। ऑक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्शन करना मतलब सेलिंग। ठीक है, आपने एक मशीनरी 3,86,000 की सेल करी है। कब सेल करी है? 1 July 2021 को। 2021 July 1 बाय बैंक अकाउंट मशीन सोल्ड। ठीक है, 3,86,000। अब ये तो सिंपल है, आपने सेल कर दिया, डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे मशीन का, वो सेम ही रेट का है। अब आपका 7,30,000 की मशीन है। आप January 1 को आपके पास वो मशीनरी थी, आपने सेल कब करी है? July 1 को, तो वहां तक का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना। प्रॉफिट लॉस तो तभी आएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ WDV। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी sold on 1 July 2021। ठीक है, डेप्रिसिएशन 27,000 कैसे आएगा साक्षी? आपने एक मशीन सेल करी है जो आपने यहां पे परचेज करी थी। बताओ जी डेप्रिसिएशन कितना आएगा और WDV कितनी आएगी इस दिन पे? कौन कैलकुलेट करेगा? 27,000 आएगा तो कैसे आएगा साक्षी? इसका कैलकुलेशन बताओ मेरे को। 5,40,000 6 मंथ का इंटू 10%। वेरी गुड। आपकी एसेट की WDV कितनी थी? WDV ऑफ एसेट ऑन 1 January 2021, 5,40,000। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12।
ये आ गया आपका 27,000। ठीक है, तो उस दिन की WDV आ गई। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस दिन आपका एसेट सेल परचेज हो रहा है, हमें उस दिन की WDV चाहिए होती है। WDV ऑफ एसेट ऑन 1 July 2021, 5,40,000 माइनस 27,000, 5,13,000। सेल प्रोसीड्स कितनी है? दिस सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स फॉर 386। कितना प्रॉफिट या लॉस आया? ये 127 का साक्षी प्रॉफिट आया या लॉस आया? लॉस। परफेक्ट। लॉस ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 1,27,000। ये किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, और समझ आया तो यस लिखो, नहीं समझ आया तो नो लिखो, जल्दी सी। डन वंशिका, वंश को समझ नहीं आया, ठीक है। वंश दोबारा देखो, हमने क्या करा है, आपको क्या लाइन दे रखी है कि आपने मशीनरी सेल करी है ऑन 1 July 2021, द मशीनरी परचेज ऑन 1 January 2020, मतलब कि ये वाली मशीन, फर्स्ट वाली जो मशीन थी, हैविंग ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब पुरानी होगी, खराब होगी, वाज ऑक्शन फॉर 386। आपने 1 July 2021 को एक मशीनरी 3,86,000 की सेल कर दी। अब सेल कर दी, बैंक में पैसे आ गए, वो तो एक नॉर्मल बात है, आपको निकालना है उस पर प्रॉफिट या लॉस। आप कहोगे सेल 386 पे करिए, WDV बता दो हमें क्या है उस दिन की, लेस करके हम प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। अब क्वेश्चन आया WDV कैसे निकाले? नॉर्मल है, आप कह रहे हो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगा दो। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? आपने सबसे पहले एसेट परचेज करा था 6 लाख का, 6 लाख पे पूरे साल का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे 60,000, तो ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 5,40,000। ये कैसे आया? 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000 का आपका डेप्रिसिएशन था। बट ये तो 1 जनवरी का था, एसेट सेल हुआ है आपका 1 जुलाई को, तो 6 मंथ्स का लगा दो आप डेप्रिसिएशन, 5,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12। हमने 540 क्यों करा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था WDV मेथड है, SLM नहीं बोला था। SLM बोला होता तो हम 6 लाख पे लगाते, हम लगाएंगे WDV पे। 27,000 का डेप्रिसिएशन आया, लेस कर दिया, WDV ऑन 1 July 2021 आ गई। सेल प्रोसीड्स आपको गिवन थी, आप कह रहे हो ये तो लॉस हो गया, मेरी चीज 5,13,000 की थी और सिर्फ 3,86,000 में सेल करनी पड़ी, तो आपका लॉस कितना आ गया? 1,27,000। वंश समझ आया? यस और नो? ओके गॉट इट। अब 127 की एंट्री क्या करूं, आप लोग बताओ। हाँ, आप साक्षी बिल्कुल बना सकते हो, वर्किंग नोट मशीन वाइज भी, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या करूं लॉस की? P&L टू मशीनरी बाय P&L अकाउंट, यहाँ पे लिख दो नॉट टू 1,27,000। क्लियर? इसके बाद आपने क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट एंट्री क्या करूं? एक चीज बची है इसमें, क्वेश्चन में देखो क्या बचा है। नहीं, डेप्रिसिएशन से पहले एक चीज रहेगी। हाँ वंश, वर्किंग नोट बिल्कुल कंपल्सरी है, वर्किंग नोट के अलग से मार्क्स होते हैं, बना कर आने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया सेम फॉर्मेट में बनाना है, बस ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए आपने कैलकुलेशंस करी कैसे है। एक एंट्री रहेगी क्वेश्चन में से, जल्दी बताओ क्या सी एंट्री रहेगी? बताइए जी। ये वाली, ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज, दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन तो बात की बात है। 1 जुलाई को ही एक तो आपने मशीनरी सेल करी थी और एक मशीनरी परचेज करी थी, उसकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना। फ्रेश मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 lakhs, तो July 1 को एक और एंट्री करनी पड़ेगी आपको टू बैंक अकाउंट, 4 लाख रुपीज। ठीक है जी।
इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना है, कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। अब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा December 31। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ये आपकी जो वैल्यू थी नोट 3 बना लो। नोट 3, डेप्रिसिएशन ऑन 31st December 2021। ठीक है। एक तो आपका मशीन वो वाली थी, 2 lakhs वाली मशीन थी। ठीक है। 2 लाख वाली मशीन पे आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, 10,000 का। वैल्यू बच रही थी इसकी 1,90,000। तो 1,90,000 इंटू 10% इंटू 12/12, 19,000। सेकेंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 4 लाख वाली पे बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाओ। 20,000। ठीक है। 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आ गया आपका 20,000। टोटल डेप्रिसिएशन इज 39,000। लिख दो बाय डेप्रिसिएशन 39,000, नोट 3। तो बैलेंस कितना बच गया आपका, बैलेंस कैरी डाउन में कितना अमाउंट लिखूं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,51,000। बताओ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट। इसमें हमने दो न्यू पॉइंट्स देखे। पहली बात कि रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। आपकी जो जो वैल्यूज बचती जाएंगे उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जिस मंथ में परचेज करिए मंथ्स का वेट देंगे। दूसरी चीज, अगर आपने कोई भी एसेट सेल करा है तो जिस दिन सेल करा है पहले वहां तक की WDV निकालो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो। अगर क्वेश्चन समझ आया तो यस लिखो जल्दी। ठीक है। ओके गुड। और क्वेश्चंस करते हैं इसके, एक क्वेश्चन और करेंगे, कोई बैक क्वेश्चंस में से करते हैं। आप लोग एक चीज बताओ, इन्वेंट्री वाले चैप्टर के ट्रू फॉल्स और MCQs कर लिया आपने, ये सुनो। यस। बाकी लोग सच्ची सच्ची बताना, एकदम झूठ नहीं बोलना। जिसने नहीं किए वो नो भी लिखो, क्योंकि यस तो बहुत कम आया है। ठीक है। बाकी क्रिश, हाँ मैम आज करूंगी। वंशिका जल्दी से कर लो, बैकलॉग नहीं रखना, बैकलॉग का टाइम कहाँ है, एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। हम्म, हम करते हैं 6th क्वेश्चन करें। ये इजी है, एक प्रोविजन वाला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट तो मैं देखती हूँ प्रोविजन वाला क्वेश्चन। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट वाला क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9th। बैक क्वेश्चन तो इजी है। अ फर्म परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी on 1st January 2019 for rupees 3 lakh, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repairs and installation। आपने एक मशीनरी परचेज करी 1st January 2019 को। On 1st July 2020 another machinery was purchased for rupees 2,60,000। एक और मशीन परचेज कर ली। कब परचेज करी है, 1st July 2020 को। देखते जाना, बीच में 31 दिसंबर आ रहा है तो डेप्रिसिएशन लगाना है। On 1st July 2021 the first machinery having become outdated was auctioned for 3,20,000, and on the same date another machinery was purchased for rupees 2,50,000। चार ट्रांजेक्शन हुई है। पहले मशीनरी परचेज करी, एक और मशीनरी परचेज करी, फिर एक मशीनरी सेल करी, फिर एक मशीनरी परचेज करी।
ठीक है। On 1st July 2022, the second machinery was also sold off and it fetched rupees 2,30,000. एक मशीनरी और सेल कर दी। Depreciation was provided on machinery at 10% on original cost। बताओ SLM या WDV? दे रखा है आपको SLM मेथड, मतलब आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट एंट्री क्या होगी जल्दी से बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 था आपका ये। मशीनरी टू बैंक 4 लाख रुपीज। ठीक है, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 2019 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने 3 लाख की मशीनरी परचेज करी, उस पे 60,000 का रिपेयर्स लगा, 40,000 का इंस्टॉलेशन। आप लोग ये अलग अलग लिख देना, कॉस्ट, रिपेयर्स, इंस्टॉलेशन। कितना आ गया आपका ये? 4 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या करूं बताओ। 1 जनवरी को परचेज कर ली, डेप्रीसिएशन साक्षी कितना अमाउंट आएगा डेप्रीसिएशन का? 10% ओरिजिनल कॉस्ट है, 40,000। ठीक है, इसमें ना हम आपके वाले तरीके से करते, जो आप बोल रहे थे ना मशीनरी को अकाउंट नाम दे देते हैं। इसको हम मशीनरी ए दे रहे हैं, मशीनरी 1 भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। 2019 December 31 बाय डेप्रिसिएशन, ये आपका लग रहा है मशीनरी ए पे 40,000। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री तो आपकी नेक्स्ट ईयर में हो रही है, 2020 में जाके हो रही है, तो यहाँ पे बैलेंस लिख दो। कितना बैलेंस बच गया? बाय बैलेंस क्या राइट डाउन, मशीनरी ए 3,60,000, 4 लाख। ठीक है, 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस डाउन। नेक्स्ट एंट्री बताओ, 2021 में क्या एंट्री करूं? 2020 में क्या एंट्री करूं? सेकेंड मशीनरी परचेज अमाउंट कितना? 2,60,000। परफेक्ट। और किसी को कहीं भी कोई पॉइंट समझना है वहीं पे मैसेज करके बता देना। आपने नेक्स्ट मशीनरी परचेज करी है July 1 को, टू बैंक अकाउंट, मशीनरी बी 2,60,000। ठीक है, ये हो गया आपकी 2020 में एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या करूं? 2020 में नेक्स्ट एंट्री क्या करूं? यस साक्षी, कितना कितना डेप्रिसिएशन आएगा? मुझे वर्किंग नोट्स की नीड पड़ेगी, कहीं कहीं पे हमें कैलकुलेशंस दिखानी होगी, तो रीजन बिंग आप कैलकुलेशन अगर अकाउंट में ही कर दोगे ना तो बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, मेसी सा हो जाएगा। ठीक है, बताओ नेक्स्ट एंट्री दोनों का डेप्रिसिएशन कितना कितना अमाउंट आएगा? 10% ओरिजिनल कॉस्ट है, फर्स्ट पे 40,000 सेम एंड बी पे 13,000 बिकॉज 6 मंथ्स है। बिल्कुल साक्षी करेक्ट। 2020 December 31 बाय डेप्रिसिएशन ए बी। मशीनरी ये आपने 4 लाख की परचेज करी थी, SLM बेसिस है तो हम इक्वल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 40,000। बी पे 2,60,000 इंटू 10%, वैसे तो 26,000 होता है, लेकिन परचेज कब करिए? जुलाई में, तो सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 13,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 53,000। कितना बैलेंस बचा?
बाय बैलेंस कैरेट हम ए बी। ए का कितना बैलेंस बचा आपका? 320। एंड बी का कितना था साक्षी? 2,47,000। टोटल इज 5,67,000। ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। जहां समझना है प्लीज पूछ लेना। कि इसमें क्वेश्चंस इतने रिपीटेड है। अभी जो क्वेश्चंस कराने हैं ना उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं बस। 2021 पे आ जाओ। January 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ए बी 3,20,000, 2,47,000, 5,67,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 2021 पे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है हमें इसमें। ध्यान रखना। मशीनरी अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। मशीनरी सेल कर रहे हैं हम, क्या एंट्री करूं? एक ही सेल बाय मशीनरी डिस्पोजल। वेरी गुड साक्षी। हम यहाँ पे ना, आप वैसे क्या एंट्री करते हो? अगर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बोलते तो आप क्या करते? अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में बाय बैंक लिखते, सेल प्रोसीड्स आ जाता। बाय डेप्रिसिएशन लिखते, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस आ जाता। लेकिन यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स आपकी कहाँ पे होंगी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। हमें तो बस क्या करना है, जिस दिन सेल करी ना उस दिन का WDV उठा के डाल दो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। हमारे पास WDV 1 जनवरी का है, लेकिन सेल कब हुई है? जुलाई में। तो वहां तक का निकाल लो आप WDV बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ मेरे को। एक मशीनरी जो आपने ओपनिंग परचेज करी थी 4 लाख रुपीज की, जिसपे आप हर साल 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, यहाँ पे उसकी WDV 320 है। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा उस पे? ओरिजिनल कॉस्ट लगाना है। 3,20,000 की उसकी WDV थी। SLM बेसिस के अकॉर्डिंग पूरे साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख है, तो 6 मंथ्स का हो जाएगा 20,000। राइट साक्षी। तो ये WDV कितनी बची? 3 लाख रुपीज। सबको समझ आ रहा है? यस और नो? जल्दी से बताओ। ये समझ आया? 3 लाख रुपीज। धनवंश का। बाकी लोग? तेजस, मुस्कान, वंश, समझ आया? वंश, यस और नो? ठीक है। इसके बाद ना हम स्पेस छोड़ देंगे 8 to 10 लाइंस का। मैम क्लियर नहीं हुआ प्रॉपर। देखो वंश, इसमें क्या करा है? नेट स्लो है। अच्छा, हमने क्या करा है? एक मशीनरी थी आपके पास। ये रफली मैं आपको समझाती हूँ। आपने मशीन परचेज करी थी 4 लाख रुपीज की। ठीक है। इस पे आप 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे थे SLM बेसिस पे। तो आपको हर साल 40,000 का डेप्रिसिएशन तो लगाना ही था पूरे साल का। अब इस एसेट की 1 जनवरी 2021 को WDV थी 3,20,000। आपने सेल करी है 1 जुलाई 2021 को। तो हमें 1 जुलाई 2021 की WDV चाहिए। पता है कैसे आएगी? ये आपके पास 3,20,000 तो थी, 6 मंथ्स बाद की चाहिए ना, तो 6 मंथ्स का लगा दो डेप्रिसिएशन। 40,000 पूरे साल का है, तो आधे साल का 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 20%। तो ये कितना WDV आ गया? 3 लाख रुपीज। वंश आप समझ आया? और ये हमें 3 लाख रुपीज जो हमारे है ना WDV के, इसको हम डाल देंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, क्योंकि हम सारे डिस्पोजल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना एसेट डिस्पोजल अकाउंट।
नॉर्मल अकाउंट जैसा ही बनेगा। एसेट हमारे लिए मशीनरी, मशीनरी लिख लेते हैं। मशीनरी अकाउंट बना लो। हमने यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। वंशिका, इसका डेप्रिसिएशन हम अकाउंट में ही चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन तो यहीं पे लिखेंगे हम। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करेंगे मशीन अकाउंट में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया 2021 जुलाई 1 टू मशीन 3 लाख। सेल कितने में करी है ये? 3,20,000 में। क्या एंट्री हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट पैसे आ जाएंगे। सारी एंट्री सेल से रिलेटेड किस में आएंगी? मशीनरी डिस्पोजल में। 2021 जुलाई 1 बाय बैंक अकाउंट। बताओ जी जल्दी सी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 3,20,000 पे आपने सेल करी है। प्रॉफिट या लॉस, और कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट बताओ वंशिका। प्रॉफिट या लॉस? 20,000 का आपका आ गया प्रॉफिट टू P&L अकाउंट। 20,000, 3,20,000। डन। ठीक है, ये वाली सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर देते हैं। जुलाई 1 को ही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी ए 20,000। अब आपकी मशीनरी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी। आपके पास बची है मशीनरी बी और सी। पहले हम देख लेते हैं क्या 2021 में कोई और ट्रांजेक्शन हुई है। अगर हुई है तो कर देंगे, नहीं हुई है तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 2,50,000। ये साक्षी, मशीनरी सी आप बाय करोगे July 1 टू बैंक अकाउंट मशीनरी सी 2,50,000। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी ए तो आपकी पूरी की पूरी सेल हो चुकी, बी और सी बच रही है। बी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? आपकी 2,60,000 की मशीन थी, 10% SLM बेसिस है। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बी पे? 26। सबको समझ आया? सबका आंसर आ रहा है 26? यस और नो? ठीक है वंशिका, 26। उसके बाद सी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 2,50,000 की मशीन है, 1 जुलाई को परचेज करिए, 10% SLM बेसिस, 12,500। परफेक्ट। 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना होगा? 26, 38,500। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन बी सी। बी का बैलेंस कितना आ गया? ओपनिंग बैलेंस था 247, जिसमें 26 का लग गया डेप्रिसिएशन, तो 2,21,000। सी का बैलेंस था 250, 12,500 का लग गया डेप्रिसिएशन, 2,37,500। टोटल वैल्यू बची 4,58,500। ये आ गया आपका 8,17,000। ठीक है साक्षी, 8,17,000। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन आप लोगों के पास नोटबुक में तो नहीं होता, तो आप ऑलरेडी सफिशिएंट स्पेस छोड़ के ही चलना। ठीक है, अभी ये नीचे जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया बैलेंस। ठीक है जी।
कौन सी डेट? 2022 जनवरी 1 बाय बैलेंस बी बी सी। बी का बैलेंस 221, सी का बैलेंस 237,500। कितना बैलेंस आ गया? 458,500। लेफ्ट राइट पेज पे बना लेंगे। हाँ जी वंशिका, वैसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ, नेक्स्ट एंट्री क्या करूं? 2022 तक अपना बैलेंस आ चुका। बाय मशीनरी डिस्पोजल कितना अमाउंट? बी को सेल करेंगे, बिल्कुल। 2022 जुलाई 1 बाय मशीनरी डिस्पोजल, बी आप करोगे सेल। अब आप एक चीज बताओ, बी की वैल्यू 221 थी, ओपनिंग वैल्यू। इस पे आप लगा दोगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, क्योंकि जुलाई में कर रहे हो। बी पे आप टोटल 26,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे थे एसएलएम बेसिस, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 13,000। कितनी वैल्यू बच गई है? 2,08,000। अगर ये वैल्यू किसी को नहीं समझ आई 2,08,000, तो जल्दी से बता दो। हमने क्या करा है, बी की डब्ल्यू डीवी, ओपनिंग डब्ल्यू डीवी थी 2,21,000, उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया। टोटल डेप्रिसिएशन पूरे साल का 26,000 है, तो 6 मंथ्स का हो गया 13,000। 2,08,000 यहाँ पे लिख दो। 2022 जुलाई 1 टू मशीन अकाउंट 2,08,000। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दो यहाँ, बाय डेप्रिसिएशन 13,000। कितने में सेल करी आपने? 2,30,000 में। बाय बैंक कर दो। 2022 जुलाई 1 बाय बैंक अकाउंट। बताओ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? 2,30,000 में आपने सेल करी है 2,08,000 वाली मशीन, प्रॉफिट या लॉस? 22,000 प्रॉफिट, करेक्ट। टू P&L अकाउंट कितने का आ गया? 22,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में सिर्फ एक मशीनरी बची है हमारे पास, मशीनरी सी। उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? December 31 बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी सी, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? आपकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू थी 2,50,000, 10% एसएलएम बेसिस लगाना है 25,000, परफेक्ट। पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा और बैलेंस कैरी डाउन। सिर्फ मशीन सी का बचेगा, ए भी सेल हो चुकी, बी भी सेल हो चुकी। 237,500 डब्ल्यूडीवी थे, 25,000 का डेप्रिसिएशन लगा, कितनी वैल्यू बच गई? 2,12,500। अकाउंट्स क्लोज। ये भी क्लोज हो गए। ये समझ आया या नहीं आया? एसेट डिस्पोजल, जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन के जो भी डब्ल्यूडीवी है बस वो उठा के एसेट डिस्पोजल में डाल दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट डिस्पोजल में सेम एंट्री, पैसे आए हैं बैंक में चला जाएगा, प्रॉफिट लाया है पेएलएन पे क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होता पीएनएल में डेबिट कर देते। जिस जिसको समझ आया फटाफट यस लिखो, जिसको नहीं आया नो लिखो, जल्दी। साक्षी, तेजस, वंश, डन। ठीक है, वंश डन। साक्षी, हम एक बार डिस्पोजल वाला क्वेश्चन, हाँ इससे नेक्स्ट करेंगे साक्षी हम। ये आ गया ना? ठीक है जी। इससे नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको पता है क्या करना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड के अकॉर्डिंग भी करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड के अकॉर्डिंग भी करना है। अब इसमें नॉट मेंटेन्ड, मेंटेन्ड, हम ना सिर्फ ये वाला करेंगे, बी पार्ट करेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। इसमें आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना है
हाँ, मेंटेन्ड वाला ही कर रहे हैं वंशिका। मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8। रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। ऑन April 1, 2019, शुभ्रा लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 12 lakhs। 12 lakhs की आपने परचेज करी। ऑन October 1, 2021, a part of machinery purchased on April 1, 2019 for rupees 80,000। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में पता है क्या डिफरेंस है? उसमें हम पूरी की पूरी मशीन उठा के सेल कर देते थे। हम मानते थे पूरी 12 lakhs की कॉस्ट वाली मशीन उठा के हमने कर दी सेल। पूरी 12 lakhs की नहीं कर रहे हम इस क्वेश्चन में। हम उस 12 lakhs में से 80,000 के पार्ट था, कॉस्ट उसकी 80,000 थी, वो सेल कर रहा है 45,000 का। तो आपको इस 80,000 वाले पार्ट की डब्ल्यूडी भी निकालनी है और 45,000 पे आपको इसको सेल कर देना। वंशिका स्टार्टिंग से भी M1 M2 लेके चल सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 158 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। न्यू मशीनरी आपने परचेज करी और सेम डेट पे इंस्टॉल कर दी। द कंपनी has adopted the method of providing 10% per annum depreciation on WDV basis। आपने क्या करा, एक मशीनरी परचेज करी, एक सेल करी, फिर एक मशीनरी परचेज करी। ठीक है, बस 3 ट्रांजेक्शन करनी है और उसके डेप्रिसिएशन निकालने हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इस केस में ना मशीनरी अकाउंट आपका कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ना इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी ना सेल परचेज की एंट्री होगी। एट ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ जी, WDV से है। ओरिजिनल कॉस्ट या डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं लिखा मैंने, इसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू, कि हम इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका मशीन अकाउंट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बना लेते हैं, साथ साथ डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा अकाउंट। आप लोग चाहो ना, साथ साथ बनाते भी जाओ अपनी नोटबुक में, आपको भी कंफर्ट आएगा। जितना क्वेश्चंस आप हाथ से करोगे ना, उतना आपके लिए बेटर है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जितना ज्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेटर है। हाँ जी वंशिका, आप करो, सारे लोग ऐसे करते जाओ। डेट, यस, डेट। ठीक है, डिस्पोजल का बाद में बना लेंगे। सबसे पहले 2019 April 1 क्या एंट्री करेंगे? मशीनरी टू बैंक 12 लाख, 2019 April 1। नेक्स्ट एंट्री आपकी कब हो रही है? 2021 में जाके हो रही है। तो क्या 1920 में कोई और एंट्री होगी? आप साक्षी अलग अलग करके भी कर सकते हो, 1120 और 8 लाख। आप चाहे साथ में भी कर सकते हो, मैं आपको साथ में वाला बता रही हूँ। ठीक है, आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। बताओ जी।
2019-20 में नेक्स्ट एंट्री क्या करूं? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10% WDV। हाँ जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा 4,000, 8,000, 40,000, 80,000, 12 lakhs है ना? तो 1,20,000। 12,000 नहीं, 1,20,000 होगा साक्षी। ठीक है। 2021 मार्च 30 बाय डेप्रिसिएशन 12 लाख इंटू 10%, 1,20,000। यहाँ पे पता है मैं आप लोगों को मशीन 1 और मशीन 2 करके क्यों नहीं बता रही? क्योंकि आप प्रैक्टिकली एक चीज सोचो। आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, आपने पूरा कोई एक मशीनरी परचेज करी, सपोज आपने AC परचेज कर लिया, ठीक है। 2 साल बाद आप उसका एक पार्ट रिप्लेस करा रहे हो। क्या आपने जिस दिन परचेज करा आपको उस दिन पता था कि 2 साल बाद उसका पार्ट रिप्लेस होएगा, पार्ट सेल होएगा? या आपने पूरा एक एसेट परचेज करा था? पूरा परचेज करा था ना। तो आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी ना अलग अलग एंट्री करोगे। आप तो जिस दिन सेल करोगे आपको उस दिन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए अलग अलग। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में टोटल लेके चलेंगे। क्वेश्चन में तो आपको पता होता है कि 2 साल बाद ही हो रहा है, 4 साल बाद ही हो रहा है। लेकिन आप कंपनी में जाओगे या आप अपने पर्सनल अपने बिजनेस के लिए करोगे तो आपको नहीं पता होगा ना कि कितने का एसेट बाद में सेल होने वाला है। तो इसलिए हम टोटल लेके चलेंगे। ठीक है। अब अकाउंट हम बना रहे हैं ग्रॉस पे। तो यहाँ पे तो आपका यही बैलेंस हो जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12 लाख। अब प्रोविजन का बैलेंस भी हम सिमिलरली कर लेते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड 2020 March 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000। ठीक है। नेक्स्ट ईयर इनके ओपनिंग बैलेंस लिख लो 2021 April 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। एसेट का बैलेंस लिख लो 2000 20, ठीक है। 2020 April 1 टू बैलेंस रन डाउन 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या करूं? 2020 हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री, यस। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा साक्षी? बताओ, डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं? 10% WDV। 1,08,000, परफेक्ट। यहाँ पे आप कर दो एंट्री March 31 2021 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। देखो प्रोविजन में ना वंश हम क्या कर रहे हैं, आपने इनिशियली एसेट परचेज करा 12 lakhs का, एसेट टू बैंक एंट्री कर दी 12 लाख। ठीक है। अब उस साल में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी तो आपको एसेट पे बस डेप्रिसिएशन लगाना था। नॉर्मली हम एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री का करते हैं, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्रोविजन अकाउंट बनाने को बोला है। तो हम करेंगे डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था ना ग्रॉस मेथड, हमें डेप्रिसिएशन एसेट में से लेस ही नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को कहीं तो डालना पड़ेगा। तो हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या कर दी हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो आप पहले ये एंट्री लिखते थे ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट, पहले आप एंट्री क्या करते थे, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। अब आप कह रहे हो आपको एसेट रिड्यूस नहीं करना, एसेट रिड्यूस नहीं करेंगे हम। इसकी जगह हम लिखेंगे
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, एसेट अकाउंट पे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा डेप्रिसिएशन का, एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे ये एंट्री कर दी, एसेट की वैल्यू तो सेम शो हो रही है 12 लाख रुपए, वही आपने ब्रॉट डाउन कर ली। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। नेक्स्ट ईयर आपको 10% डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन लगाना है। आपका एसेट था 12 लाख रुपीज का, जिसमें से लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 1,20,000। तो डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी कितना बचा? 12 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 10%। कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 1,08,000। वंश अब समझ आया या नहीं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, समझना है तो बता दिया करो। हाँ, तो ये आ गया आपका 2021। यहाँ पे आपका हो जाएगा टू बैलेंस कैरेक्टर 1,20,000 प्लस 1,08,000, 2,28,000। ठीक है, अगेन हमारे एसेट अकाउंट पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। एसेट को आप कितने पे शो कर दोगे? ग्रॉस पे। 2020 दिसंबर, हमारा बैलेंस कैरेक्टर 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे बताइए जी। नेक्स्ट एंट्री बताओ फटाफट, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन टिल सेल। ठीक है, उसके बाद साक्षी क्या करेंगे? मशीनरी डिस्पोजल में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। करेक्ट। देखो, सबसे पहले मेरे को बताओ, इस पे डेप्रिसिएशन बन कितना रहा है? आपने मशीनरी सेल करी है, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 12 लाख। ठीक है, उस पे अभी तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुके थे 228 का। मेरे को डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ अक्टूबर का, 10% के अकॉर्डिंग। 80,000 वाली मशीन है, इसका नाम एक नोट बना लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ। एक नोट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट वन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड। ठीक है, इस मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट ऑन, कौन से दिन की मशीनरी है ये? 1 अप्रैल 2019। आप कह रहे हो ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000। ठीक है, उस दिन पे आपने पहले तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। कितना डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पे? 8,000। डब्ल्यूडीपी कितनी आ गई ऑन 31 मार्च 2020?
72,000। फिर से आपने डेप्रिसिएशन लगाया नेक्स्ट ईयर का। WDV मेथड है तो यहाँ पे लगेगा 72,000 फिर 7,200। कितनी वैल्यू बची? 72,000 माइनस 7,200, 64,800। WDV ऑन 31st March 2021। फिर से डेप्रिसिएशन लगा दो। कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन 64,800 फॉर 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 64,800 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, 3240। तो WDV कितना आ गया? 61,560। सेल कितने पे कराइए? 45,000। प्रॉफिट आया या लॉस आया? लॉस कितना? 61,560 माइनस 45,000, 16,560। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हमें एसेट की डेप्रिसिएशन हटानी है, एसेट की कॉस्ट हटानी है। ये जो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे थे ये ग्रॉस अमाउंट पे बना रहे थे ना, तो पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू वहां से हटाएंगे। 2021 April 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12 लाख। 2021 October 1, यहाँ पे हम सबसे पहले अमाउंट डाल देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे न्यू पॉइंट है। इस क्वेश्चन का यूनिक पॉइंट जो है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपने ये मशीनरी अकाउंट ग्रॉस पे बना रखा है, मतलब डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रखा, तो आप पूरी की पूरी कॉस्ट हटा दोगे एसेट की यहां से, 80,000 की। ठीक है। अब इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। 2.5 साल तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुके, 1920, 2021 और 21 से लेके अक्टूबर तक का। वो वाला डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी हटा दूं, क्योंकि अब आपका एसेट हो चुका सेल। आपका इसका बैलेंस कितना था? 2021 April 1 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,28,000। इसमें से आप हटा दो जितना भी डेप्रिसिएशन किसका था, इस मशीनरी का। कितना डेप्रिसिएशन है इसका अभी तक का पूरा, साक्षी? 2021 October 1 डेप्रिसिएशन का आप बैलेंस रिमूव कर दो। ध्यान से देखो, आपने ये जो प्रोविजन बना रखा है ना, ये टोटल प्रोविजन है 2019 से लेके April 21 तक को पूरा। हम कह रहे इसमें से वो अमाउंट हटा दो जो आपने इस साल डेप्रिशिएट कर दिया, मतलब एसेट से रिलेटेड, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहला डेप्रिसिएशन कितना था? 8,000, फिर 7,200, 3,240। 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240। कितना आ गया? 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240, 18,440। और यहाँ तक का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज तो कर दो, हटाओगे तो तभी ना तो चीज आप चार्ज करी होगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,240। ठीक है। अगर इसमें किसी को भी डाउट है मशीनरी डिस्पोजल में जो जो अमाउंट्स हमने डाले हैं, तो फटाफट बताओ, और समझ आ गया तो यस लिख दो। मशीनरी डिस्पोजल के अमाउंट समझ आए तो यस लिखो, अदरवाइज नो लिखो। डन। डन। तेजस वंश। डन तेजस। डन। ठीक है।
तो ये आपके अकाउंट्स चले गए। यहाँ पे हम एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना देते हैं। अभी मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए नोट साथ साथ बना दिया था, अदरवाइज आपको अकाउंट्स एक साइड बनाने सारे और वर्किंग नोट्स उसके बाद बनाने। क्लियर? ऐसा नहीं करना कि वर्किंग नोट बीच में बना दिए फिर अकाउंट बना रहे हो, ये सिर्फ अभी मैंने समझाने के लिए साथ में बना दिया था। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डेट प्लीज, डेट प्लीज। ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में एक बैलेंस तो आपका मशीनरी अकाउंट से आया था 80,000 का, 2021 जुलाई 1, अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट 80,000। एक बैलेंस आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आया है 18,440, 2021 अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18,440। मशीनरी सेल कितने में करी है आपने? सेलिंग प्राइस क्या था एक बार चेक करके बताओ। 45,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बाय बैंक अकाउंट 45,000। प्रॉफिट लॉस अभी हमने निकाला था 16,560 बाय इंटर अकाउंट 16,560। ठीक है, ये आ गया आपका 80,000। इसके बाद क्या कोई ट्रांजेक्शन हुई? न्यू मशीनरी आपने परचेज करी है 1,58,000 की एंड वाज इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। सिर्फ इसकी एंट्री कर दो, मशीनरी परचेज की एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी? सेम डेट को अक्टूबर 1 को मशीनरी टू बैंक अकाउंट 1,58,000। ठीक है, यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा March 31, 2022 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस लिखूं? बैलेंसिंग फिगर बताओ फटाफट। 1120 प्लस 150। ठीक है, 13,58,000, 13,58,000। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल? टू थाउजेंड ट्वेंटी टू March 31 बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और कैसे आएगा? बताओ जी फटाफट। हाँ जी, बैलेंस 1,278 होगा। न्यू मशीनरी का तो 7,900 आ गया। ठीक है साक्षी, और ओल्ड वाली जो बच रही है? ठीक है, 90,720 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसका ना एक नोट बना लो, नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
कैलकुलेशन ऑफ depreciation for the year ended 31st March 2022 for machines not sold. ठीक है, सबसे पहले तो ओल्ड मशीनरी थी आपके पास। फर्स्ट ओल्ड मशीनरी आपने परचेज कितने की करी थी? वो 12 लाख की, जिसमें से 80,000 वाली हट चुकी। 11,20,000 पे, कैलकुलेटर पे करना साथ साथ। 11,20,000 पे सबसे पहले 2019-20 का डेप्रिसिएशन लगा 10%। 11,20,000 माइनस 10%। फिर आपका दोबारा से 2021 का डेप्रिसिएशन लगा 10%। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 2022 का। तो 9,07,200 उस दिन वैल्यू बच रही थी। 9,07,200 इंटू 10%, 9,0720 रुपीज। सेकेंड, न्यू मशीनरी। न्यू मशीनरी तो परचेज ही अभी करी है। मशीनरी परचेज करी है 1,58,000 की। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का, लेकिन लगेगा 6 मंथ्स का। 1,58,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 7,900। ये टोटल कितना हो गया आपका? 98,620। ठीक है, यहां से चार्ज कर दो अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट से। 98,620। लास्ट में बैलेंस कितना आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का? 2022 March 31 टू बैलेंस कैरेट। कितना बैलेंस बचा? 311,420। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ आया नहीं? यस और नो फटाफट बताओ। धन, साक्षी, वंश, तेजस, वंशिका, समझ आया या नहीं आया? धन, वंश, ओके, वंशिका। ठीक है जी, सबको समझ आ गया? तो ना आपके ये डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस तो अब हो जाएंगे। जो भी आपके प्रोविजन वाले क्वेश्चन भी कर लिए हमने, डिस्पोजल अकाउंट वाले भी कर लिए, सारे कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको ना छोटे छोटे डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताती हूँ। थ्योरी आप लोग रीड कर लोगे? बताओ, थ्योरी रीड कर लोगे? इजी थ्योरी है इसकी, मेनली इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ये जो नोट्स है ना, रीड जरूर करने हैं। देखो, ट्रू फोर्स इसमें से आते हैं, आपको एक बार ही गो थ्रू करने हैं, अच्छे से समझना। जो वर्ड समझना है वो पूछ लेना। ठीक है, अब मैं इसमें आपको मेथड्स बताती हूँ। आप आ जाओ। सबसे पहले मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड पता है क्या बोलता है? अगर सपोज आपने एसेट परचेज करा 9 लाख रुपीज का, कॉस्ट होगी। आप कह रहे हो इसकी सेल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, लेस कर दो। देन आपने बोला कि ये मशीनरी कितने आवर्स चलेगी? इन टोटल ये मशीनरी चलेगी 1 लाख आवर्स। अब आप आवर्स में लाइफ बता रहे हो ना, घंटों के हिसाब से बता रहे हो। ईयर्स में हमें पता ही नहीं है। ईयर्स पता होता तो हम ईयर से डिवाइड कर देते, हमें पता है आवर्स के अकॉर्डिंग। डिवाइडेड बाय 1 लाख आवर्स। ठीक है, अब आप करोगे जितने भी साल, जितने भी आवर्स जिस साल में चलिए उसमें चार्ज कर देंगे। जैसे आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 9 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो आप बोल रहे हो 8.8 पर आर का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब सपोज ईयर 1, मशीन चली आपकी 20,000 आवर्स, मशीन आपने यूज करी 20,000 आवर्स। तो डेप्रिसिएशन पता है कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 8.8, कितना है ये? 1,76,000। ईयर 2 में
मशीनरी यूज हुई है 30,000 आवर्स। बताओ कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं, फटाफट से बताओ। मशीन ईयर टू में मशीनरी यूज हुई है 30,000 आवर्स, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? यस, 2,64,000। यस, इंटू 8.8 इक्वल्स टू 2,64,000। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में एसएलएम में ईयर वाइज निकाल लेते हैं ना कि हर साल का इतना डेप्रिसिएशन होगा। मशीन आवर मेथड कहता है कि आपको ना एसेट की लाइफ आवर्स में पता है। जैसे आप बैटरी ले लो, कोई आप बैटरी सेल खरीद के लाते हो, वो आपको ईयर्स के हिसाब से लाइफ नहीं बताते, आवर्स के हिसाब से बताते कितने घंटे चल जाएगी। तो आप कहोगे टोटल आवर्स से डिवाइड कर दो डेप्रिशिएबल अमाउंट को, और जितने जितने घंटे चली है उतने उतने घंटे में उसको चार्ज करते जाओ। ये चीज समझ आई? यस और नो? और किसी को नहीं आई तो बता दो, अगले दो तीन मेथड इसी से रिलेटेड है। साक्षी, वंशिका, वंश, तेजस, फटाफट बताओ। डन, ठीक है। ये आपका था मशीन आवर मेथड। अब हम कह रहे हैं भाई हमें मशीन के आवर्स नहीं पता, हमें तो ये पता है कि ये मशीन यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर देगी। आपने कहा कोई बात नहीं, यूनिट्स के अकॉर्डिंग डाल दो। आपकी फॉर एग्जांपल एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 12 लाख रुपीज, सेल्वेज वैल्यू हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, जो दे रखी हो वो ले लेना। आप कह रहे हो ये ना टोटल 1,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। तो आपका पर यूनिट डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। 12 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, 8 रुपीज 8 पर यूनिट। अब जितनी इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, डेप्रिसिएशन का ईयर वन में फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी 40,000 यूनिट्स, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। ईयर वन में 40,000 यूनिट्स बनाएगी, डेप्रिसिएशन कितना? यस, 40,000 इंटू 8, 3,20,000। ईयर टू में डेप्रिसिएशन कितना? अगर हमने 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी है, डेप्रिसिएशन कितना? 60,000 इंटू 8, 4,80,000। यूनिट्स वाला समझ आ गया? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इनटू डेप्रिशिएबल अमाउंट। डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड ना आपका जनरली यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज के केस में। ऑयल वेल्स हो गए, कोल माइंस हो गए, जिसमें हम कुछ चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक लिमिट होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोयल माइंस आप कितना ही कोल एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, एक लिमिट होती है। तो जितनी आप उसमें से हर साल अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे आपने सपोज 50 लाख रुपीज पे गवर्नमेंट से राइट ले लिया कोल एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। आपने बोला ये जो माइन है ना, इसमें टोटल 20 लाख जो है क्वांटिटी अवेलेबल है, 20 लाख केजी ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल है। अब आप बताओ पर केजी का कितना डेप्रिसिएशन होगा? 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 2.5 पर केजी। ईयर वन में सपोज आपने एक्सट्रैक्ट करा इस 20 लाख में से 6 लाख केजी, तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 6 लाख इंटू 2.5 लाख, 15 लाख। डन। नेक्स्ट, ईयर टू में सपोज आपने एक्सट्रैक्शन करा 7,50,000, 7.5 लाख केजी, बताओ कितना डेप्रिसिएशन आएगा? यस, 18.75। यस वंश, 18,75,000। तो ये तीनों मेथड तो सेम थे। डिप्लीशन में आपको एक्सट्रैक्शन बता रखा हो, कितना कितना आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिट्स में आपको यूनिट्स बता रखी होंगी, मशीन आर में आपको आर्स बता रखे होंगे। अब एक मेथड आता है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड क्या कहता है? सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, एक एग्जांपल लेते
आपने बोला कॉस्ट ऑफ एसेट वॉज ₹20 lakhs। ठीक है। डेप्रिशिएट सैल्वेज वैल्यू ₹5 lakhs। राइट। यूजफुल लाइफ 10 years। आपको निकालना है डेप्रिसिएशन यूजिंग सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। ठीक है। फॉर्मूला पता है क्या होता है इसका? डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू। ध्यान से सुनना, ये मेथड थोड़ा अलग है। कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईयर। जैसे कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईयर का मतलब पता है क्या है? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आपको जितने भी साल है सब डिजिट्स को करना है टोटल। बट ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, गलती भी हो सकती है। और ये तो 10 years है, सपोज 50 80 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जगह एक शॉर्टकट लगाते हो। इसको कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट होता है n × n+1/2। तो आपने बोला आपकी लाइफ थी 10 years। 10 + 1/2 कितना है ये? 10 × 10 + 1/2। बताओ फटाफट कितना आएगा ये? 55। यस। तो हम यहां पे ले लेंगे 55 years। ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 15 लाख डिवाइडेड बाय 55। इट्स 27272.72। ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है? सपोज आपको ईयर 1 का डेप्रिसिएशन लगाना है। ईयर 1 में आप पता है कैसे लगाओगे? 20 लाख माइनस 15 लाख डिवाइडेड बाय 55 इंटू, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जितने साल आपके बचे रिमेनिंग ईयर्स इंक्लूडिंग द करंट ईयर। करंट ईयर को मिला के कितने साल थे? 10 years। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? जैसे ईयर टू में क्या हो जाएगा? 20 lakhs माइनस 15 लाख डिवाइडेड बाय 55। ये तो सेम रहेगा। साल कितने बच रहे हैं करंट ईयर को मिला के? रिमेनिंग ईयर्स, एक साल जा चुका 10 में से, तो आपके बच रहे 9 years। फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? जल्दी से ईयर 1 का बताओ। 9। साक्षी दोबारा करो। 20 लाख माइनस 15 लाख डिवाइडेड बाय 55 इंटू 10। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 लाख नहीं आएगा ना, सेल्वेज वैल्यू आपने याद नहीं दिलाया। 5 लाख थी, हमने तो डेप्रिशिएबल अमाउंट ले लिया। 20 लाख माइनस 5 लाख है। अब करो, यहाँ पे भी 5 था, सेल्वेज वैल्यू लेस करनी है ना हमें। हाँ जी। 20 लाख माइनस 5 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 55। 272727। ईयर 2 का बताओ, कौन बताएगा? देखते हैं। 245454.5। ईयर 3 मैं वैल्यू नहीं लिख रही, आप लोग कैलकुलेट करो ईयर 3 का कितना आएगा। ईयर 3 में हम करेंगे 20 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 55 इंटू 8। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 218181.8।
करेक्ट। तो ये चीज समझ आई सबको? चारों मेथड समझ आए, यस और नो? यस और नो, फटाफट बताओ। चारों मेथड समझ आए या नहीं आए? सम ऑफ ईयर्स मेथड, प्रोडक्शन मेथड, मशीन आर मेथड और डिप्लीशन मेथड। साक्षी, तेजस, वंश, वंशिका। यस, वंशिका। ठीक है, ये थे आपके चार मेथड्स। इन पे ना आपका एक एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस में है, वो चारों कर लेना, बिल्कुल सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशन है। ठीक है जी। अब मैं आपको इंटेंजिबल एसेट्स के आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं है, अमोर्टाइजेशन के हो जाएंगे। थ्योरी एक बार रीड कर लेना, थ्योरी से ट्रू फॉल्स आते हैं। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, फिर हमारा ये ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवेल्यूशन का। रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स का मीनिंग क्या होता है बताओ? रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू रिवैल्यू करना। रिवैल्यू मतलब कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म टेक्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं होता, कभी कभी ना हम रिवैल्यूएशन मॉडल भी लगा सकते हैं, रिवैल्यूएशन आप कर सकते हो एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, एसेट की बुक वैल्यू थी ₹15 लाख, ठीक है। एसेट्स की फेयर वैल्यू है ₹20 लाख। हम कह रहे हैं हम एसेट को फेयर वैल्यू पे रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं। या आप आगे सीए इंटरमीडिएट में जाके पढ़ोगे, हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभी आपको इसका ब्रीफ देखना है बस, कि हम एसेट को कर रहे हैं रिवैल्यू। 15 लाख की एसेट को 20 लाख पे रिवैल्यू कर रहे हैं। बताओ गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको? रिवैल्यू करा, गेन होएगा या लॉस होएगा? गेन। गेन हुआ 5 लाख रुपीज का। यही मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, बुक वैल्यू 15 लाख, फेयर वैल्यू 12 लैक्स। गेन या लॉस? लॉस कितना? 3 लैक्स। ठीक है। अब पता है आपको ये क्या बोलते हैं, कि अगर आपका एसेट पे गेन हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट तो कर दो डेबिट 5 लाख से। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो एसेट को कर दो क्रेडिट टू एसेट 3 लैक्स। ये तो सिंपल चीज है। अब क्वेश्चन आता है, ऐसे जब डेबिट करा 5 लाख से, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूं? गेन हो रहा है ना, तो आप कहोगे नॉर्मली तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं हमारे सारे इनकम। बट प्रूडेंस कंसेप्ट एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच क्या कहता है, कि भाई फ्यूचर के इनकम को अभी इनकम नहीं मानना, फ्यूचर के लॉसेस को हम अभी लॉस मान लेते हैं, लेकिन फ्यूचर की इनकम और गेन्स को हम इनकम नहीं मानते। अभी हम एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं, एक्चुअल में सेल नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कि एक्चुअल में गेन होगा या नहीं होगा, वो तो जब सेल होगा तब पता चलेगा। तो हम अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, नहीं डालेंगे साक्षी, इसको गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते। ध्यान से सुन लो, इस पे आपका क्वेश्चन भी है, ट्रू फॉल्स भी है। इसको हम डालते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में, 5 लाख रुपीज। ठीक है। बट लॉस हुआ है, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है फ्यूचर के लॉसेस को आज का ही लॉस मान लो, तो लॉस हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 3 लाख रुपीज। ये चीज समझ आई? गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, लॉस हुआ तो पी एंड एल अकाउंट में। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज बोलते हैं, ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन क्या कहता है, कि आज रिवैल्यूएशन कर रहे हो आप, ठीक है, आपने इससे पहले भी कभी रिवैल्यूएशन करा था। अब इस वाले केस में, फर्स्ट केस में, यहाँ पे आपका गेन हो रहा है 5 लाख का, ठीक है, ये तो करंट ईयर का है, ये हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। हमने देखा प्रीवियस ईयर में भी
इस पे गेन ही हुआ था, किसी भी अमाउंट का गेन हुआ था। प्रीवियस ईयर में भी गेन हुआ है, करंट ईयर में भी गेन हुआ है, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे। ध्यान से सुनते रहना इस चीज को, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी गेन हुआ था, करंट ईयर में भी गेन हुआ है, और गेन को हम प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ था, तो जब पिछले साल रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था तो आपने P&L से उसको चार्ज करा होगा। इस साल आपका गेन हो रहा है 5 लाख का, आप कह रहे हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व बना दो। तो आपको ये चैप्टर क्या बोलता है कि अगर पिछले साल लॉस हुआ था, एग्जाम्पल 3 लाख का, 3 लाख का आपका पिछले साल लॉस हुआ था, एग्जाम्पल लिया है, और इस साल आपका 5 लाख का गेन हो गया, तो आप पता है क्या करोगे, एसेट तो आप 5 लाख से इंक्रीज करोगे, लेकिन आप पूरा का पूरा 5 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डालोगे। आप पहले जो पिछले साल P&L डेबिट करा था ना 3 लाख से, उस P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 3 लाख से, उसको रिवर्स करो पहले, और बचा हुआ अमाउंट डाल दो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 2 लाख। ये चीज समझ आई। अगर आपका इस साल गेन हुआ है, पहले भी कभी गेन ही हुआ था, तो एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन इस साल गेन हुआ है, पहले कभी लॉस हुआ था, तो जितना आपने लॉस P&L में चार्ज कर रखा था ना, डेबिट कर रखा था, उतना ही पहले P&L में क्रेडिट करो, अगर केवल उस स्पेसिफिक मशीनरी में लॉस हुआ एंड देन गेन हुआ। हाँ तेजस, उस पर्टिकुलर मशीन के रिगार्डिंग देखते हैं हम, दूसरी मशीन का नहीं, उसी मशीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि उसमें पहले लॉस हुआ हुआ था 3 लाख का, डेबिट कर रखा था हमने P&L को लॉस से। इस बार गेन होगा तो पहले P&L क्रेडिट करो, बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में। क्लियर। अब ये वाला केस आ जाएगा आपका, लॉस वाला। लॉस है, करंट ईयर में लॉस है, P&L में एंट्री कर दी। हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में भी लॉस था, इस साल भी लॉस है, प्रीवियस ईयर में भी लॉस था, डाल दो P&L अकाउंट में। लेकिन फिर अगेन, अगर प्रीवियस ईयर में, इफ प्रीवियस ईयर में गेन था, इस साल लॉस है, पिछले साल गेन था, इस साल आपका लॉस कितना है, 3 लाख का। फॉर एग्जाम्पल, आपका पिछले साल का गेन था 1 लाख रुपीज का, ठीक है। तो जब पिछले साल गेन हुआ था, आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था, अब लॉस हो रहा है तो P&L में डाल रहे हो, तो हम कहेंगे पहले आप उस रिजर्व को यूज कर लो, बचा हुआ अमाउंट आप P&L से चार्ज करना। तो एसेट पता है एंट्री क्या होगी, एसेट तो आपका कम होएगा, कितना लॉस है आपका 3 लाख से, एसेट तो आपका 3 लाख से ही कम होएगा, लेकिन हम पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस यूज करेंगे 1 लाख जो इस गेन में बना था, और बचा हुआ अमाउंट हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दोबारा से बताती हूँ, रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है P&L अकाउंट। लेकिन इस साल रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है, पिछले साल रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, तो जितना लॉस आपने P&L अकाउंट में डेबिट कर रखा था ना, पहले उतना क्रेडिट करो, बचा हुआ अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। इसका अपोजिट, इस साल लॉस हो रहा है, पिछले साल गेन हुआ था, तो गेन पे आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बना रखा था, पहले रिजर्व का बैलेंस खत्म करो, बचा हुआ अमाउंट आप P&L अकाउंट से चार्ज करो। ये एज इट इज चीज, बिल्कुल एज इट इज चीज आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ोगे, सी इंटरमीडिएट में, ठीक है। अभी बहुत छोटा सा इसका कंसेप्ट डाला हुआ है, इतना सा, ये समझ आएगा नहीं आया आप, ये सुन। बताओ सब लोग फटाफट। मैम रिकॉर्डिंग कर दो, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग से रात में कंप्लीट। हाँ जी वंश, कर दूंगी, थोड़ी देर तक कर देती हूँ अपलोड। क्वेश्चन अभी आया क्या एग्जाम में? नहीं साक्षी, इसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ना इसका आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ठीक है। आपके एक दो क्वेश्चंस और है, रिवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और आपके ट्रू फॉल्स में भी है, स्टडी मेट में ही है रिवैल्यूएशन का। तो जितना आपके मॉड्यूल में दे रखा है ना, उतना आप जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर हो गया, एक छोटा सा एक लाइन का कंसेप्ट रह गया कि अगर आपकी यूजफुल लाइफ में या फिर वैल्यू ऑफ एसेट में कोई भी चेंज हो रहा है, आपने सपोज एसेट रिवैल्यू करा, यहाँ पे हमने एसेट इंक्रीज कर दिया ना, बुक वैल्यू 15 थी, हम 20 पे ले आए, कुछ भी रिवैल्यूएशन हुआ, यूजफुल लाइफ में चेंज हुआ, स्क्रैप वैल्यू में चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ,
उसका हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एसेट की कॉस्ट थी 10 lakhs, यूजफुल लाइफ आप मान रहे थे 10 years, एसएलएम बेसिस के अकॉर्डिंग आप डेप्रीसिएशन पर एनम लगा रहे थे 1 lakh। ठीक है, आफ्टर 3 years 3 लाख का डेप्रीसिएशन लग चुका था, WDV इक्वल्स टू 7 lakhs। यहां पे आपने बोला एसेट रीवैल्यूड अपवर्ड बाय रुपीज 1 lakh, बाय रुपीज 2 lakhs। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू WDV पता है कितनी हो जाएगी? 7 + 2 9 lakhs। सुन लेना है क्वेश्चन ध्यान से, आपके क्वेश्चन है ऐसे स्टडी मेट में। एसेट 10 लाख का था, यूजफुल लाइफ 10 years, डेप्रीसिएशन पर एनम 1 लाख। 3 साल बाद 3 लाख का डेप्रीसिएशन लग चुका था, WDV बच रहा है आपका 7 lakhs। आपने एसेट को रिवैल्यू अपवर्ड करा, अपवर्ड मतलब इंक्रीज, 2 लाख से। 7 + 2 9 lakhs की वैल्यू होगी। रिमेनिंग लाइफ आपकी कितनी थी? 7 में से, वो 10 years में से 3 years जा चुके थे, 7 years। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आपका स्टार्ट है, डेप्रीसिएशन जो होगा ना प्रोस्पेक्टिव बेसिस, आगे के लिए चेंज होगा, पिछले सालों के कोई चेंज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे अब WDV है 9 लाख, एसेट की यूजफुल लाइफ है 7 years, तो डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ गया? 9 लाख डिवाइडेड बाय 7, जो भी आपका अमाउंट आएगा आपका डेप्रीसिएशन हो जाएगा पर एनम का। क्लियर? हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करा, रिमेनिंग लाइफ के लिए चेंज करा, पिछले सालों के लिए चेंज नहीं करा, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि अगर आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, अमाउंट चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। और पूरे अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग एस्टिमेट हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे चेंज होता है। ये चीज समझ आई? चैप्टर एंड हो गया आपका, पूरा चैप्टर समझ आ गया? फटाफट से बताओ ये सुनो, क्वेश्चंस कर लूंगे इसके। चेंज ऑफ मेथड साक्षी वही है, अगर एसएलएम से WDV पे जा रहे हो, ठीक है, तो एसएलएम से आप डेप्रीसिएशन लगा रहे थे, सपोज 4 years का डेप्रीसिएशन लग चुका था, वहां की वैल्यू निकाल लो, उसके आगे का डेप्रीसिएशन WDV से निकालना स्टार्ट कर देना। इसका एक क्वेश्चन है बुक में, वो क्वेश्चन ट्राई करना, अगर डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, डन? क्वेश्चंस कर लोगे ना इसके? ट्रू फोर्स MCQ सब करने हैं।